Hello everyone, I am Siddharth. I welcome you at Physics Smasher. दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम लोग नॉर्मल शिफ्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर जो डिफरेंस होगा ना एज कंपेयर टू लास्ट केस, वो है कि इस बार हमारा ऑब्जेक्ट एक रेयर मीडियम में होगा और हम लोग डेंसर मीडियम में होंगे। जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको ये केस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन जो नहीं करते उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी समझ आएगा। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, लास्ट वीडियो में जाते जाते मैंने आपको रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ लिखने का एक तरीका बताया था, लेकिन कई दोस्त बहुत गुस्सा होंगे, वो बोलेंगे कितने फॉर्मूले हम लोग याद करें। तो उनको मैं बताना चाहता हूं, इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको एक न्यू मेथड बताऊंगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता अगर आपको कंसेप्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि इस सरफेस के नीचे एक डेंसर मीडियम है और ऊपर की ओर एक रेयर मीडियम है। इनकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है μ2 एंड μ1। और इस बार हम लोग एक डेंसर मीडियम में खड़े हैं और हमारे जो ऑब्जेक्ट जी हैं ना, दे आर इन रेयर मीडियम। तो दोस्तों, इस बार क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट हमारे ऑब्जेक्ट जी से चलेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन एट दिस सरफेस इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ना, अगर मैं उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता जाऊं और इस ऑब्जेक्ट की नॉर्मल में से पास करा दूं ना, तो ये किसी पॉइंट ए पे मीट करेगी और हम लोगों को लगेगा कि मानो हमारे ऑब्जेक्ट जी पॉइंट ई पर ना पड़े होकर पॉइंट ए पर पड़े हो, यहाँ पे उनकी इमेज बनेगी, हम इस पॉइंट को देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस केस के अंदर जो एपरेंट डेप्थ आई है ना, या बेसिकली कह लो एपरेंट हाइट आई है, दैट विल बी ग्रेटर देन रियल डेप्थ या रियल हाइट। मगर दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, इन दोनों केसेस के अंदर जो हमारे एंगल्स है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बहुत ही छोटे हैं, ये बहुत छोटे हैं, ये टेंडिंग टू जीरो हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस सरफेस के ऊपर हमारा स्नेल्स लॉ लगा लूं, तो क्या होगा, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। क्योंकि हमारे एंगल बहुत छोटे हैं, तो साइन आई को मैं लिख सकता हूं आई, और उसी तरह आई को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट आई। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आता होगा। उसी तरह साइन आर को मैं आर लिख सकता हूं और आर को टेंजेंट आर। तो दोस्तों, अगर मैं इस पर्टिकुलर फिगर को नेम कर दूं, मैं मान लेता हूं कि जहां पे मेरी इमेज बनी है वो पॉइंट है ए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है बी, मेरी जो इमेज है वो है पॉइंट ई, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो आ रहा है उतनी हाइट पर वो है सी। जिस पॉइंट के ऊपर मैं रिफ्रैक्शन कंसीडर कर रहा हूं उसको मैं दे रहा हूं डी। तो यदि दोस्तों ट्रायंगल डी सी ई देखा जाए ना, तो टेंजेंट आई कितना आ जाएगा, सी ई बाय सी डी। और उसी तरह अगर मैं ट्रायंगल डी बी ए देख लूं, तो मेरे पास क्या आएगा, टेंजेंट आर इक्वल्स टू ए बी बाय बी डी। ओ यार, ये टेंजेंट आर तो ठीक है, मगर ये एंगल आर कहां से आ गया। और रॉकेट साइंस नहीं है, ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। जो रिफ्रैक्टेड रे को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया ना, और जो नॉर्मल के साथ एंगल बना, ये भी आर आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक्सेलेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो इक्वेशन आई है ना आपकी, इसमें से साइन आई बाय साइन आर निकालना, ये आ जाएगा μ2 बाय μ1। उसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू टेंजेंट आई बाय टेंजेंट आर। तो टेंजेंट आई बाय टेंजेंट आर की वैल्यू डालना, बहुत कुछ कटेगा और बचेगा बी डी बाय सी डी। वैल्यूज डालोगे ना, बी डी बाय सी डी बच जाएगा। तो बी डी पता है क्या है, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट, और जो सी डी है, सी डी है हमारी रियल डेप्थ या एक्चुअल हाइट। कई लोग बहुत गुस्सा होंगे, कहेंगे ये तो हाइट है, इसको मैं डेप्थ क्यों बोल रहा हूं। ओ कोई दिक्कत नहीं है, ये एक तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जिस कॉपी के ऊपर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो ना, उसको उल्टा करके देख लो, कुछ इस तरह। तो इसको ध्यान से देखो, ये देखो, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ गया, लेकिन कौन से मीडियम में है, रेयर मीडियम में, और हम लोग कौन से मीडियम में खड़े हैं, डेंसर मीडियम में। तो ये होगी एक तरह से डेप्थ, और ये एक ही बात है, आपके देखने का तरीका डिपेंड करता है, आप किस तरह देख रहे हो। तो वापस सीधा कर रहा हूं। तो दोस्तों, बी डी बाय सी डी क्या आ गया, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, μ2 बाय μ1। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जाते जाते एक चीज बताई थी ना, कि आप क्या करो, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ को लेफ्ट में लिख लो, इक्वल टू डाल लो। जिस मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है
उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय जिस मीडियम में हम लोग खड़े हैं या जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जहां पर रिफ्रैक्टेड रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, म्यू2। तो यहाँ पे भी वो बात सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन आगे ना जाके मैं आपको और बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ। उससे पहले ना हम क्या करते हैं, नॉर्मल शिफ्ट निकाल लेते हैं कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था, इमेज यहाँ पे बनी है, तो दोनों के बीच में जो शिफ्ट आया ना ये देख लेते हैं। एक बार ये देख लिया जाए ये शिफ्ट है कितनी, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको वो मेथड बताता हूँ। मुझे निकालना है BC, मगर उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जितने भी डिस्टेंसेस होंगे ना हम लोग हमेशा इस पर्टिकुलर सरफेस से मेजर करेंगे। तबाही मत बचाना, हमेशा इस सरफेस से ही हमको डिस्टेंस मेजर करने हैं। मैं मान लेता हूं कि हमारे ऑब्जेक्ट की डेप्थ या हाइट h है, तो अगर मेरे को BC निकालना है तो कैसे निकालूंगा, BD माइनस CD। BD क्या है, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट, और CD क्या है, रियल डेप्थ या रियल हाइट। तो लिखो BD माइनस CD, CD को निकाल लो कॉमन, BD बाई CD माइनस 1, और BD बाई CD क्या आ गया, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, जिसकी हमने वैल्यू क्या निकाल ली है, म्यू2 बाई म्यू1। तो वैल्यू डाल लो, डेल्टा H आ जाएगा H इंटू ब्रैकेट में म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1। वेरी गुड। और ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ लिखने का क्या तरीका होता था, और जिस मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, म्यू1 डिवाइडेड बाय जिस मीडियम के अंदर ऑब्जर्वर खड़ा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू2। मगर दोस्तों अब वो टाइम आ गया है जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दोनों केस लेके ना मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहली बार हमने जो केस लिया था उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट एक डेंसर मीडियम में था और हम लोग एक रेयर मीडियम में थे। जो इमेज थी ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई थी। तो इस केस के अंदर ना जो रियल डेप्थ थी ना वो एपरेंट डेप्थ से ज्यादा थी। एपरेंट डेप्थ आ गई थी इतनी, रियल डेप्थ थी इतनी। तो रियल डेप्थ ना एपरेंट डेप्थ से ज्यादा थी। तो जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ की जो रेशियो होगी ना दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। वो अगर ग्रेटर देन 1 होगी ना, और यहाँ पे हमें पता है म्यू2 डेंसर मीडियम है, देयरफॉर म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधी रेशियो आ जाएगी म्यू2 बाय म्यू1। उसी तरह दोस्तों इस बार क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा एक रेयर मीडियम में पड़ा था और हम लोग एक डेंसर मीडियम में थे। तो दोस्तों इस केस के अंदर क्या हुआ, हमारी जो रियल हाइट आई है या जो रियल डेप्थ थी वो इतनी थी, और जो इमेज हाइट आई है, जो एपरेंट हाइट आई है वो रियल हाइट से ज्यादा है, वो ज्यादा है। देयरफॉर रियल हाइट बाय एपरेंट हाइट ना लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है तो इस केस के अंदर ये आएगा म्यू1 बाय म्यू2। ओ शाबाश, वो सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है। इस केस के अंदर रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ की रेशियो ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए थी, तो मैंने म्यू2 बाय म्यू1 लिख दिया। इस केस के अंदर रियल हाइट बाय एपरेंट हाइट या रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने म्यू1 बाय म्यू2 लिख दिया। और ये तरीका सबसे इजी है, ये आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने देगा। मगर आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि किस केस के अंदर मेरी रियल डेप्थ ज्यादा होगी और किस केस के अंदर मेरी एपरेंट हाइट ज्यादा होगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह मैंने रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ को एक न्यू मेथड से लिखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।